प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस संकट को लेकर सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन 3.0 के बाद बने हालात पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये मीटिंग दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,939 हो गई, जिसमें से 19,357 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 41,472 है। वहीं देश में अब तक कोरोना से 2109 लोगों की जान गई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41,80,305 हो गई है। दुनिया में कोरोना वायरस ने अब तक 2,83,860 लोगों की जान ले ली। राहत की बात यह है कि दुनिया भर में अब तक कोरोना महामारी से 14,90,776 लोग ठीक हो चुके हैं। रेलवे करीब 50 दिनों के बाद 12 मई से ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू करेगा। रेल मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आंशिक रूप से प्रारंभ की गई ट्रेन सेवा की शुरुआत में नई दिल्ली से देश के 15 प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। इन ट्रेन में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही जा सकेंगे। इनके लिए IRCTC की वेबसाइट पर 11 मई को शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू होगी। कल से 15 शहरों के लिए दिल्ली से चलेगी स्पेशल ट्रेनें। शाम 4 बजे से IRCTC पर होगी ऑनलाइन बुकिंग। सफर के लिए कंफर्म टिकट और यात्रा के दौरान मास्क लगाना होगा जरूरी। इस दौरान रेलवे ने अपने ट्रैवल नियमों में कई बदलाव किए हैं। रेलवे की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रेन में कंबल नहीं दिए जाएंगे और खाना भी नहीं दिया जाएगा। यूपी में कोरोना से जंग के चलते सीएम योगी रोज सुबह 10 बजे टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में कोरोना से जीत पर चर्चा करते हैं। आज सुबह मीटिंग में सीएम ने श्रमिकों को आवागमन और अंतर्राज्य या अंतरजनपदीय आवागमन में न हो समस्या, इस पर चर्चा की। इस दौरान दूसरे राज्यों से आ रहे श्रमिकों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। आज 55 ट्रेनों से 75,000 प्रवासी यूपी पहुंचेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर है। दिल्ली एम्स की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें एम्स में लाया गया था। उनको बुखार है। बुखार के अन्य कारणों का पता लगाने के लिए उनकी जांच की जा रही है और आवश्यकता अनुसार देखभाल की जा रही है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को पेट में दर्द की शिकायत के बाद रविवार देर रात मेदांता अस्पताल में वापस भर्ती कराया गया। मुलायम को पिछले 5 दिनों में दूसरी बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। इससे पहले उन्हें बुधवार को यहां भर्ती कराया गया था और शनिवार को ही उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। ऑनलाइन शराब बिक्री को लेकर आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि आबकारी अधिनियम में ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यूपी में ऑनलाइन शराब नहीं बेची जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों पर परीक्षण के बाद ये फैसला लिया गया है। सीएम योगी ने बारिश, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि से लोगों की मौत पर दुख जताया। वहीं मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। सभी घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने कहा है कि राहत कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया केंद्र सरकार के ट्रेन चलाने के फैसले का स्वागत। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के आज 48वें दिन ये पहली राहत भरी खबर है कि रेल यात्री सेवा चरणवार कल से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए आज से टिकट बुकिंग होगी। संभव है कि कुछ और अच्छी खबरें देश को पीएम सीएम वीडियो वार्ता में आज मिले। लोगों से भी अपील है कि वो पूरा सहयोग करें। यूपी के आगरा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देर रात 9 नए मामले सामने आने के बाद आंकड़ा 752 पहुंच गया है, जबकि जिले में कोरोना से कुल 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 326 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। आगरा में 44 इलाके हॉटस्पॉट बनाकर सील किए जा चुके हैं। आगरा में कोरोना संक्रमण थमने में लापरवाही भारी पड़ गई। आगरा के सीएमओ मुकेश कुमार वत्स हटाए गए। अपर निदेशक हेल्थ AK मित्तल भी हटाए गए। सीएमओ मुकेश कुमार को डीएम ऑफिस से अटैच किया गया है। आगरा के नए सीएमओ बने हैं डॉक्टर RC पांडे।
जौनपुर की बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार किया। अपहरण की धमकी देने के मामले में गिरफ्तारी उनकी हुई है। धनंजय सिंह ने जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकी, अपहरण के मामले की यहां पर कार्रवाई हुई, जहां पर अभिनव सिंघल ने लाइन बाजार थाने में शिकायत की थी। बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के गांधी रोड पर एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। विवाहिता की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उधम सिंह नगर में आंधी तूफान के दौरान दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल है। रविवार दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। आंधी आने पर बड़िया भट्टा निवासी 42 वर्षीय निंदर कौर छत पर सूख रहे कपड़े उतारने चली गई। उसके पीछे अपने मायके में होने आई उसकी बेटी लवजीत कौर भी छत पर चली गई थी। उधम सिंह नगर में तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आई है। तेज आंधी और बारिश के चलते 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, तो वहीं घायलों का उपचार किया जा रहा है। 2 युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोशिशें रंग ला रही हैं और आखिरकार ट्रेन चलनी शुरू हो गई। गुजरात के सूरत से उत्तराखंड के लिए एक ट्रेन आज सुबह 4 बजे रवाना हुई। लगभग 1200 प्रवासी उत्तराखंडियों को लेकर ये ट्रेन रवाना हुई, जो कल काठगोदाम पहुंचेगी। वहीं कल भी एक ट्रेन सूरत से लोगों को लेकर हरिद्वार आएगी। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 12 मई से और ट्रेनें चलाने की सहमति दी है। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। मजदूर ट्रक, टैंकरों और लोडरों से घर वापसी कर रहे हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें जालौन से सामने आई, जहां जालौन झांसी बॉर्डर पर जिला प्रशासन ने कई मजदूरों को रोक दिया। ये मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से अपने परिवारों के साथ लौट रहे हैं। जालौन झांसी बॉर्डर से इन मजदूरों को सरकार बसों से अपने जिलों पर पहुंचा रही है, लेकिन बॉर्डर पर मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। लखीमपुर खीरी में भीरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बोझवा मटिया के पास से 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 3 बाइक, 4 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। आज रामनगर में खनन कार्य शुरू होने के बाद घर भाग रहे 24 श्रमिकों को गांव वालों ने पकड़कर वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग के अधिकारियों ने श्रमिकों को समझाकर कार्य करने के लिए राजी किया। आज रामनगर में कल सिदव खनन गेट के श्रमिकों को बोरिया बिस्तरा के साथ सती मंदिर तिरुमदार में भोजन करते हुए आसपास के ग्रामीणों ने देखा, जिसकी सूचना उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को दी। लॉकडाउन 3 के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि घर वापसी के लिए मजदूर जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें कन्नौज से सामने आई, जिसमें साफ दिख रहा है कि मजदूर माल कंटेनर की छतों पर बैठकर सफर कर रहे हैं। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना का संकट देखते हुए इस वक्त दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का लगातार पलायन जारी है। देश में लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है। हजारों की संख्या में इस वक्त लोग यूपी-एमपी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। महुआ में हजारों की संख्या में मजदूर पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने बॉर्डर पर रोक लिया। महुआ जिला प्रशासन इन सभी लोगों को महुआ के आगे जाने से मना कर रहा है। मेरठ पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पुलिस ने गश्त के दौरान सब्जी से लदे ठेलों को पलट दिया। सराय बेहलेम इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। रायबरेली में सरेनी थाना क्षेत्र के गोगासो गांव के पास सुबह 4 बजे तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई है। कुशीनगर में हार्डवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग में करीब 30 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
लखनऊ के यूपीपीसीएल घोटाले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। पूर्व चेयरमैन आलोक कुमार और अपर्णा यू से पूछताछ जारी है। डीएचएफएल में निवेश के बाद धन वापसी पर पूछताछ की जा रही है। पूरी कार्रवाई के चलते अरविंद कुमार को यूपीपीसीएल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। यूपी के जिला हाथरस में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हाथरस में एक साथ कोरोना के 10 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 15 हो गई है। इससे पहले भी जिले में 27 लोगों की कोरोना के शक में क्वारंटीन किया जा चुका है। जीवन बीमा धारकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। आईआरडीए ने जीवन बीमा धारकों को राहत देते हुए फैसला किया है कि अब मार्च का प्रीमियम 31 मई तक जमा किया जा सकेगा। ये फैसला लॉकडाउन की वजह से प्रीमियम भरने में लोगों को हो रही परेशानी के चलते लिया गया है। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में पथराव हो गया। इस पथराव में करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल में हालात काबू पाया, जिसके बाद पूछताछ के लिए कई लोग हिरासत में लिए गए। यह घटना सासनी गेट थाना क्षेत्र के जियागंज की है। संभल के गवा कस्बा में ओवर रेट पर शराब बिकने का वीडियो वायरल हुआ है। अंग्रेजी शराब के ठेके का ये मामला है। गवा कस्बे में भबराला चौराहे पर ये ठेके काफी दिनों से बंद चल रहा था, लेकिन प्रशासन ने इसे खोलने की मंजूरी दे दी। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दुकानदार 150 रुपए की शराब खुलेआम 170 रुपए में बेच रहा है। शराब विक्रेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। आज पटियाला से 1200 मजदूरों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन अंबेडकर नगर के अकबरपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन में इस मजदूरों को बसों से उपलब्ध स्टेडियम पहुंचाया गया, जहां से प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग कराने के बाद अपने अपने घरों के लिए रवाना किया गया। शामली में लॉकडाउन के दौरान पंचायत हुई। इस दौरान पंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। बीजेपी नेता की अगुवाई में हुई पंचायत में लोग बिना मास्क लगाए हुए दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी लोग करते हुए नजर नहीं आए। पंचायत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर कोरोना पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई, जहां इस दौरान सीएम ने मंत्रियों से राय ली। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल मौजूद रहे। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग लॉकडाउन में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहा है। ऐसे में दूरदर्शन यूजीसी के माध्यम से भी पढ़ाई करवाई जा रही है। वहीं मंत्री धन सिंह रावत के अनुसार एनआईसी के साथ साथ केंद्र सरकार के कम्युनिटी सेंटर जो हर जिलों में हैं, उससे भी पढ़ाई करवाई गई। कांग्रेस ने जहां मजदूरों के आने जाने के पैसे देने की बात कही, उसके बाद से इस पर राजनीति खत्म नहीं हो रही। वहीं अब मामले पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि कांग्रेस के इस प्रस्ताव को पॉजिटिव लेते हुए उससे मदद लेनी चाहिए और जो पैसा वो दे उसे प्रधानमंत्री केयर फंड या फिर सीएम राहत कोष में जमा करवाने चाहिए। प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी आ रहे हैं। ऐसे में जहां प्रवासियों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू कर दी है, तो वहीं शहरी इलाकों में आने वाले प्रवासियों के लिए भी सरकार ने रोजगार योजना शुरू करने की तैयारी कर ली। आने वाले दिनों में कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के अनुसार सरकार की योजना है कि सभी को रोजगार दिया जाए। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से अपने घर वापस लौट रहे लोगों की वजह से कुछ कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि रिस्क तो है, लेकिन हम किसी को छोड़ नहीं सकते। हम अपने घर वालों को जैसे कहीं नहीं छोड़ सकते, वैसे ही प्रदेश के भी लोग जो बाहर हैं उन्हें भी नहीं छोड़ सकते। प्रवासी बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचने लगे हैं, लेकिन जितनी संख्या में प्रवासी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उससे प्रदेश में कोरोना वायरस का रिस्क बढ़ता जा रहा है। अभी तक 5 प्रवासी उत्तराखंडी कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। वहीं विपक्ष ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि प्रवासियों को लेकर इंतजाम ढंग से नहीं किए गए।
पौड़ी में प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद से प्रवासियों को लेकर बसें जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंची। पौड़ी में मेडिकल चेकअप करने के बाद इन सभी प्रवासियों को इनके अपने अपने ब्लॉकों के लिए भेज दिया गया है। इन सभी के लिए पुलिस प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था की गई। प्रशासन ने सभी को 14 दिन की क्वारंटीन रहने की हिदायत दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आने वाले प्रवासियों से दुर्व्यवहार न किया जाए। देश में कोरोना महामारी के बीच देहरादून का जॉलीग्रांट हवाई अड्डा हर तरह की परिस्थितियों में संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को हवाई सेवा से लाने का सिलसिला शुरू कर दिया। वहीं देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक DK गौतम ने बताया कि कोरोना आपदा को देखते हुए हवाई सेवा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेश के बाद ही एयरपोर्ट की गतिविधियां संचालित होंगी। एयरपोर्ट अब एक बार फिर से संचालन के लिए तैयार है। नैनीताल में लॉकडाउन की वजह से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। धीरे धीरे मध्यमवर्गीय परिवारों पर भी लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। कारोबार बंद होने की वजह से मध्यमवर्गीय परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मध्यमवर्गीय परिवारों के पास आर्थिक संकट आन पड़ा है। मध्यम वर्ग के लोगों ने सरकार से अपील की है कि सरकार को उनके लिए उचित कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड के 600 तीर्थयात्री बंगाल में फंसे हुए हैं, जो लगातार अपने घर जाने की गुहार लगा रहे हैं। राज्य सरकार ने भी बंगाल सरकार से इस बारे में वार्ता की, लेकिन बंगाल सरकार के द्वारा अभी तक इसको लेकर कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। उधम सिंह नगर में कोरोना के 4 मामले सामने आने के बाद यूपी से लगे बॉर्डर बने चेक पोस्टों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर तैनात पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम हर आने जाने वाले की सघनता के साथ जांच कर रही है। साथ ही किसी भी शख्स में संदिग्ध लक्षण पाए जाने के बाद उसे क्वारंटीन किया जा रहा है। वाहन में चालक और सवारियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। रामपुर में तहसीलदार और अर्दली पर हमले की खबर सामने आई है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की टीम और तहसीलदार को पीटा गया है। फिलहाल इस मामले में लेखपाल की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ज्यादातर ऑफिस खुलने से लोग घरों से ज्यादा बाहर निकल रहे हैं और कोई न कोई बहाना बना रहे हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। संभल में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। दबंगों ने किसान के घर पर हमला किया था, जिसके बाद किसान के परिवार में ईंट लगने से 2 लोग घायल हो गए। फिर दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया।